तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, या हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली पर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन रिसेप्टर्स का 2 टाइप्स था। याद कीजिए, आप देख सकते हैं इससे पहले वाला वीडियो। और हम लोगों ने देखा था कि लोकेशंस के बेसिस पे क्या था, रिसेप्टर्स का 2 टाइप था। पहला टाइप क्या था, पहला टाइप ये था, याद कीजिए, जो रिसेप्टर्स था उसका 2 टाइप था। किस बेसिस पे, हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो पहला जो टाइप था इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या था, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर्स। यही था 2 टाइप हम लोगों ने देखा था। तो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स जो है और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, उसका भी फर्दर 2 टाइप था। याद कीजिए, एक था क्या चीज़, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। दूसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियो प्लाज्मिक रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर। और सेल सरफेस रिसेप्टर का भी 3 ब्रॉड क्लासेस था। याद कीजिए क्या क्या था, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, और क्या था, आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो यही था क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या स्टडी करेंगे, अभी हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली या इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स को देखेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे किसमें, सेल सरफेस रिसेप्टर्स में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला, कि ये जो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स होता है या न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली जो होता है वो क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो देखो होता क्या है, नाम से जाओ कि जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, नाम से लग रहा है कि ये वैसा रिसेप्टर होगा जो कि टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के अंदर, कहने का मतलब हो गया साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर साइटोसोल में प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स का काम क्या चीज़ है, ये रिसेप्टर्स का काम क्या है, ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और क्या कराएगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स कराएगा। बताने का मतलब देखो, यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए टारगेट सेल है, ठीक है, ये टारगेट सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स वैसा रिसेप्टर्स होता है जो हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, लिख देता हूँ मैं साइटोसोल, और ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, लिख देता हूँ। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स का मतलब ये होता है कि वैसा रिसेप्टर्स जो टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जो टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे ये क्या था, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर अगर साइटोसोल में प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल साइटोसोलिक रिसेप्टर्स था, यही बोलेंगे ना। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, हम लोग जानते हैं ये चीज़। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ठीक है, तो हम लोग इसमें यही 2 रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और इसका सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल्स पढ़ते हैं, और क्या क्या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो इससे जुड़ता है, ये सब स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा ना, ये जो भी रिसेप्टर्स है, चाहे वो साइटोसोलिक रहे चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर रहे, वो क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड से, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड से जुड़ेगा और क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करवाएगा। ठीक है ना। उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, वो भी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और हम लोग बोलेंगे क्या करवाएगा, टारगेट सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स या सेल्यूलर फंक्शंस को करवाएगा। ठीक है, तो ऐसा रिसेप्टर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स को ही हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स है, मतलब साइटोसोलिक रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, उससे कौन कौन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकता है और सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कर सकता है टारगेट सेल में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, ठीक
ठीक है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा क्या एग्जाम्पल है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का जो कि हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर से भी जुड़ के सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज करा सकता है, और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर या न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर से भी जुड़ के क्या कराता है, सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज कराता है। ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं ऐसा कौन कौन मॉलिक्यूल्स है जो हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर से भी जुड़ सकता है और हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर से भी जुड़ सकता है। तो देखो कैसे करके इसको सॉल्व करें। देखो ऐसे करके, ये मान लो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, टारगेट सेल है ना। ठीक है, हम लोग को पता है ये टारगेट सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये टारगेट सेल का साइटोसोल है, ये टारगेट सेल का हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। ठीक है ना। तो साइटोसोल में देखो, साइटोसोल में हम लोग जानते हैं क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, जिसको हम लोग मोर स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर्स के बारे में नहीं देख रहे, अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि साइटोसोलिक रिसेप्टर्स किस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखो जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होगा, मान लो ये क्या चीज़ है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड है। ठीक है ना, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले क्या करना होगा, इस टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ जा पाएगा, साइटोप्लाज्म में जा पाएगा, साइटोसोल में जा पाएगा, और किसके साथ जुड़ पाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ पाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को किसको क्रॉस करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। और हम लोग जानते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल होता है वो किसका बना होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ठीक है, मतलब ये क्या चीज़ का बना होता है, लिपिड का। ठीक है, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, जो लाइगेंड जो है, ठीक है, ये लाइगेंड तभी हम लोग बोलेंगे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा जब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक इन नेचर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ऐसे भी देखो ना कि हम लोग बोलेंगे जितना भी लाइपोफिलिक जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, हम लोग बोलेंगे वो लिपिड का बना होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे वो लिपिड सॉल्यूबल है। इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है वो लिपिड का बना हुआ है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या चीज़ का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। तो ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल को क्रॉस कर जाएगा, और कहाँ जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे अपने साइटोसोलिक रिसेप्टर्स में जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला कंक्लूजन ये आता है कि हम लोग बोलेंगे कि साइटोसोलिक रिसेप्टर से वैसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जुड़ सकता है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का हम लोग बोलेंगे नेचर क्या हो, लाइपोफिलिक हो। मतलब वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो, लिपिड इन नेचर हो। क्यों लिपिड इन नेचर हो, क्योंकि वो क्या कर सकता है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। क्यों क्रॉस कर सकता है, क्योंकि टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या चीज़ का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे मॉलिक्यूल्स से जुड़ सकता है, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है या जुड़ता है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा क्या कोई एग्जांपल है लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का जो कि हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर से जुड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल एग्जांपल है। ठीक है, याद रखिएगा लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेरॉयड सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि हम लोग बोलेंगे जितना भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होगा, ठीक है, जितना भी हम लोग बोलेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स होगा वो सारा का सारा हार्मोन्स कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक इन नेचर होगा, या हम लोग बोलेंगे स्टेरॉयड इन नेचर होगा। मतलब ये लिपिड का बना होगा, और ये लिपिड का बना हुआ इसका मतलब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आसानी से टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, अपने साइटोसोलिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाएगा, और टारगेट सेल में क्या कराएगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को क्रॉस कराएगा। ठीक है, तो ये स्टेरॉयड मॉलिक्यूल हार्मोन्स या मॉलिक्यूल्स में क्या आता है जो साइटोसोलिक रिसेप्टर से जुड़ता है, तो हम लोग बोलेंगे इसका एग्जांपल क्या क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन, ये भी स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स है या लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। और क्या, तो हम लोग बोलेंगे एस्ट्राडियोल, जिसको एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, ये भी हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल है। और क्या था, तो हम लोग बोलेंगे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरॉन, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉन, इक्टाइसोन,
विटामिन डी, ETC। तो ये जितना भी मैं लिखा हूँ ना, ये जितना भी मैं लिखा हूँ सारा का सारा याद रखना कैसा इन नेचर होता है, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है, या हम लोग बोलेंगे स्टेरॉयड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड होता है, जिसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, साइटोसोल में मिलेगा। और ये जो कि लिपिड इन नेचर होता है ये सारा का सारा, इसीलिए ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, साइटोसोल में। और साइटोसोलिक रिसेप्टर से जुड़ने के बाद ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, यहाँ पर देखो सेल्यूलर रिस्पॉन्स कॉज करता है, ठीक है, टारगेट सेल में। मतलब सेल्स को बोलता है कि सेल्स तुम क्या करो, अपना फंक्शंस को परफॉर्म करो, ठीक है ना। तो ये कैसे करते हैं तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट हो गया किसके बारे में, ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि साइटोसोलिक रिसेप्टर से जुड़ता है। ऑन द अदर हैंड अब देखो हम लोग ये भी तो जानते हैं ना, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स में हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर्स तो होता ही होता है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे और एक रिसेप्टर होता है जिसको जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर, या हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियो प्लाज्मिक रिसेप्टर, यही बोलते हैं ना जो न्यूक्लियस के अंदर, ये भी तो हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है ना। तो अब देखो ये जो रिसेप्टर इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर जो न्यूक्लियर रिसेप्टर या न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर, ये किस मॉलिक्यूल से, किस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, ठीक है। वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, लाइपोफिलिक होता है, क्या होता है। तो देखो एक चीज़ दिमाग में रखना, ये जो न्यूक्लियर जो ये है ना रिसेप्टर या न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर है ना, वो हम लोग बोलेंगे कैसा मॉलिक्यूल से जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे वैसा मॉलिक्यूल जो नॉन स्टेरॉयड हो, ठीक है। नॉन स्टेरॉयड का मतलब जो लिपिड नहीं हो, मतलब हम लोग बोलेंगे कैसा हो, हाइड्रोफिलिक हो, यही है, लिपिड नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा। मतलब ये क्या चीज़ का बना होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव, या हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज़, एमिनो एसिड्स का ये मॉलिक्यूल्स बना हो, ठीक है। तो वैसा मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर या न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड है मतलब लिपिड तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हम लोग याद रखना कभी भी लाइपोफिलिक नहीं होगा। लाइपोफिलिक नहीं है तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बट ऑब्वियस है हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग बुक में देखिएगा, एग्जाम्पल लिखता है थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। इसका रिसेप्टर कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर प्लाज्म में, ठीक है। और भी एग्जांपल है जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग रेटिनोइक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज़, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है। इसका जो रिसेप्टर होता है वो टारगेट सेल के हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर प्लाज्म में मिलता है, ठीक है ना। तो देखो ये चूंकि हाइड्रोफिलिक है ना, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड का बना हुआ है। तो ये हाइड्रोफिलिक होने के बाद कैसे यहाँ तक पहुँच जाएगा, न्यूक्लियस तक पहुँच जाएगा। देखो कैसे पहुंचे, कभी भी याद रखना जो लिपिड का जो बाइलेयर है ना, लिपिड जो है वो कभी भी हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर नहीं जाने देगा। तो ये कैसे करके पहुंचेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये आसानी से हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड का बना हुआ है टारगेट सेल का, उसको क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने के बाद न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर तक पहुँच जाता है, ठीक है। और रिसेप्टर से जुड़ने के बाद ये क्या कराता है, टारगेट सेल में हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है, ठीक है। तो कैसे करके पहुंचा, यहाँ पर सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन है कि कैसे पहुंच जाएगा, ये लिपिड तो इसको जाने नहीं देगा, क्रॉस करने ही नहीं देगा। तो देखो याद रखना ये जो नॉन स्टेरॉइड जो मॉलिक्यूल्स होता है जैसे थायराइड हार्मोन, रेटिनोइक एसिड, ये सब, ठीक है, ये याद रखना इसका जो साइज होता है ना वो बहुत माइन्यूट होता है, मतलब ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। टू स्मॉल इसका साइज होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इसका साइज होता है वो इतना माइन्यूट होता है, इतना स्मॉल होता है कि ये आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर जो होता है टारगेट सेल का, उसको क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर सकता है। और क्रॉस करने के बाद कहाँ पहुँच जाता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस तक पहुँच जाता है। न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ इंटर करता है, न्यूक्लियस में, किससे जुड़ता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ, और हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है, किसमें, टारगेट सेल में, ठीक है ना। तो बताने का मतलब ये हो गया, ये दोनों जो रिसेप्टर है, साइटोसोलिक रिसेप्टर है, न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर,
ये किसका कैटेगरी है, हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स का कैटेगरी है या न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली का कैटेगरी है। तो कंक्लूजन हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो होता है, ये रिसेप्टर्स हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है, देखो ध्यान से। और ये रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से भी क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, और टारगेट सेल में क्या करा सकता है, सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करा सकता है। जितना भी लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होगा उसका जो रिसेप्टर होगा वो साइटोसोलिक होगा, और हम लोग बोलेंगे जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होगा, जो नॉन स्टेरॉयड है, उसका रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, न्यूक्लियर प्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तक हम लोग ये देखें कि कौन कौन मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक रिसेप्टर या न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर, या हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग ये देखें। अब क्वेश्चन आता है कि बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, चाहे वो साइटोसोलिक रहे चाहे वो न्यूक्लियर प्लाज्मिक रिसेप्टर रहे, तो हम लोग बोलते हैं क्या कराएगा, ये सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा। बार बार मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्या यहाँ पर होता है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट